नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। 6 मिनट की डिक्टेशन है जिसमें 3 मिनट अखबार का संपादकीय है और 3 मिनट लीगल डिक्टेशन है जो कि कोर्ट्स के एग्ज़ाम में अक्सर आती है। तो मैंने दोनों को मिश्रित करते हुए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं अब डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में दी जा रही डिक्टेशन और मेरी एक्यूरेसी और मैं जो मैटर लेके आता हूँ उसको देखते हुए और जो बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने खूब सारे सब्सक्राइबर ले रखे हैं, जिनके लोगों ने बहुत सारा सब्सक्राइब कर रखा है, आप उनकी डिक्टेशन, उनकी एक्यूरेसी, उनका मैटर देख लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैं आपको इसलिए इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप खुद इस चीज़ को परखें, देखें और आप निर्णय लें कि हकीकत क्या चल रही है और आप उस हिसाब से निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल में खामियां हैं, कमियां हैं, मेरी डिक्टेशन में कमियां हैं, तो मैं तो इतना भी कहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें खोलिए, थोड़ा देखिए, तो आपको पता चलेगा। तो मेरा बस यही निवेदन है। और अब मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूँगा। मैं उन साथियों से तो विशेष कर करबद्ध निवेदन करूँगा जो मेरी डिक्टेशन को लिख रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मेरे प्रोत्साहन से आप लोगों को ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं अच्छी डिक्टेशंस और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। इससे आपको एग्ज़ामों में सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी करें और औरों से भी कराएं और मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए मैं अब डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना के रोजाना आने वाले मामले यदि 10 दिन में 2.5 गुना तक बढ़ जाएं तो इसे खतरे की घंटी मान लेना चाहिए। 37 माह पहले देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था तो शायद ही किसी को इसकी गंभीरता का एहसास रहा हो, लेकिन इस अवधि में हमने देश में 4.46 करोड़ मरीज भी देखे और 68 दिन का लॉकडाउन भी। भारत सरकार को कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी थी। देश ने 5.25 लाख मरीजों को दम तोड़ते भी देखा और ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखी। पैराग्राफ। दुनिया के कई देशों में कोरोना अब भी रह रह कर लोगों को डरा रहा है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान जैसे देशों में अब भी 7,000 से अधिक मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह अच्छी बात है कि मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोरोना की पहली 2 लहरों की स्मृति आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उस समय सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी हजारों लोगों को बचाया नहीं जा सका। लोगों की लापरवाही के चलते भी महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया
था। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना का यह रूप सामान्य फ्लू जैसा है और इसके महामारी का रूप लेने की आशंका कम है। पैराग्राफ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 का 54 धारा 13 सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का नियम 8 याची द्वारा औद्योगिक भूखंड का बैंक से नीलाम पर क्रय किया जाना, अंतरण पर आपत्ति, बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना, पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा भूखंड पर किए गए उत्पादन से संबंधित उत्पाद शुल्क का संदाय न किया जाना, याची ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रिम और अधिशेष रकम जमा कर दी, तत्पश्चात बैंक ने विक्रय प्रमाण पत्र और विलेख यह अभिकथित करते हुए जारी किया कि भूखंड सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। ऐसी स्थिति में याची क्रेता उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं है, अतः बैंक याची को विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य है। महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार श्रीमती सारिका गोयल, मैसर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, अनुच्छेद 226 याची द्वारा आनुकल्पिक अनुतोष का आश्रय न लिया जाने के आधार पर रिट याचिका खारिज किया जाना, यदि रिट को आनुकल्पिक अनुतोष उपलब्ध है तो उसकी रिट याचिका मात्र इस आधार पर गुणागुण पर निर्णीत नहीं की जा सकती कि न्यायालय ने दूसरे पक्ष को खंडन शपथ पत्र फाइल करने का निर्देश दे दिया है। हेमंत कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अनुच्छेद 226 सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 परमानेंट रिट, विशेषज्ञ की राय, दो विषयों में कम अंक दिए जाने पर याची अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति किया जाना, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद भी याची का आक्षेप बने रहना, द्वितीय पुनर्मूल्यांकन की इप्सा यदि याची द्वारा द्वितीय पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई भी विनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है और जब एक बार पुनर्मूल्यांकन कर दिया जाए तो अभ्यर्थी याची की शिकायत समाप्त, स्टॉप। साथियों डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों आप इसे लिखें, अनुवाद करें। मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहूँगा, मैंने देखा है आप YouTube पे जाएंगे खूब सारे चैनल मिलेंगे, वो कहेंगे आप इस तरह से करें तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, इस तरह से करेंगे स्पीड बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका अनुवाद करना। शॉर्टहैंड में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कम से कम एक अनुवाद डेली करना चाहिए। आप अनुवाद करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती आ रही है और क्यों आ रही है। इसका मूल मंत्र केवल यही है। दूसरा, लोग आउटलाइनों के पीछे भागते हैं, शब्द चिन्हों के पीछे भागते हैं। देखो परीक्षा में जो मैटर आता है ना, उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आपने ना पहले कहीं सुने होंगे, ना कभी पहले लिखे होंगे, या उनकी आउटलाइनें नहीं लिखी होंगी। तो आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि अगर डिक्टेशन के दौरान कोई नया शब्द आता है तो आप उसे बना सकें। यही इस शॉर्टहैंड में सफलता का मूल मंत्र है। आप कितनी भी आउटलाइनें रगड़ लो, कितनी भी प्रैक्टिसें कर लो, मूल मंत्र यही है, आपको डेली अनुवाद करना है और आपको अपने ऊपर एक ऐसा टैलेंट पैदा करना है। इसको अपना खुद का टैलेंट कहते हैं कि आप डिक्टेशन के दौरान आए हुए नए शब्द के संबंध में आप खुद उसी टाइम शब्द चिन्ह बनाएं और उसे पढ़ें और उसे लिखें, तभी आपको सफलता अच्छे से मिलेगी। और डेली अनुवाद करने से ये फ़ायदा होता है कि मैं आपको एक सपोज उदाहरण देता हूँ। मैंने लिख लिया क्यों, अब मैंने डिक्टेशन का अनुवाद करते समय उसका कर दिया क्या, तो क्यों और क्या की गलती हो गई।
एक बार आएगी अनुवाद में, दोबारा आएगी, तिब्बारा आएगी, चौबारा आएगी। जब चौथी पांचवी बार आपकी ये रिपीट होगी ना, आपका तुरंत ध्यान जाएगा, क्लिक जाएगा कि यार क्यों को मैं क्या क्यों लिख रहा हूँ, या क्या को मैं क्यों क्यों लिख रहा हूँ। तो जब आप छठी बार डिक्टेशन लिखोगे ना, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और आप उस शब्द को अच्छे से लिखोगे। और ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप अनुवाद करोगे। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, अगर आपको शॉर्ट हैंड में सफलता चाहिए तो आपको डेली एक अनुवाद ज़रूर करना पड़ेगा। आप अनुवाद करोगे उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी, आपको जो आउटलाइन आप नहीं पढ़ पा रहे हो एक बार में, दो बार में, एक अनुवाद में नहीं पढ़ पाए, दो अनुवाद में नहीं पढ़ पाए, तीन में नहीं पढ़ा, चौथी पाँचवीं में आप ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लोगे कि यार ये तो मैं ये लिखा था, मैंने ये क्यों नहीं लिख पाया, अनुवाद करते टाइम क्यों नहीं कर पाया। आप इस चीज़ को अगर आप करोगे ना डेली, आप खुद कहोगे कि सही कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात हो रही है। तो आप अनुवाद करें, अनुवाद करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप एक ही करें लेकिन करें। और मैं आप सबसे ये कहता हूँ, अनुवाद 10 मिनट का करना चाहिए, उससे आपको एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप डेली अनुवाद करेंगे 10 मिनट का, तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ आप परीक्षा कक्ष में किसी भी हालत में नहीं घबराएंगे। और अगर आपने अनुवाद ही नहीं किया हुआ होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जो नई गलतियाँ होनी भी होंगी ना, वो भी हो जाएंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना। क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कुछ गलत लगा हो, मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपको बताया है, तो इसीलिए ज़रूरी था मेरा बताना, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। सही बात बताना मेरे लिए मैं बेटर समझता हूँ, तो मैंने वही किया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, अगले डिक्टेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना